हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम किशोर पटेल, आप लोगों का कोर्स टीचर। जैसा कि आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, थर्ड ईयर के, जो कोर्स नंबर है PP311, जिसमें कि डिसीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट फर्स्ट, जिसमें कि हम केवल फील्ड क्रॉप का डिसीज पढ़ते हैं। तो आज यूनिट नंबर 3 का लास्ट लेक्चर है डिसीजेज ऑफ कैस्टर, जो कि लेक्चर नंबर 20 के अंदर आता है। तो इसमें हम 4 डिसीज पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आज के लेक्चर का आउटलाइन दे देता हूं। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू कैस्टर डिसीजेज, कैस्टर डिसीज की प्रस्तावना या उसका इंट्रोडक्शन। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टुडे लेक्चर, जिसमें हम बताएंगे कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द टुडे लेक्चर, आज के लेक्चर का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। देन कैस्टर में जो हम 4 डिसीज पढ़ेंगे, उनमें पहला पढ़ेंगे हम बिल्ट, दूसरा फाइटोप्थोरा ब्लाइट, तीसरा ग्रे मोल्ड, चौथा होता है बैक्टीरियल लीफ स्पॉट। इसके बाद हम आप लोगों को एक एक्सरसाइज देंगे। इसके बाद हम बताएंगे कि आज के लेक्चर का लर्निंग आउटकम क्या है संक्षिप्त में। उसके बाद रिसर्च स्कोप क्या है आज के लेक्चर का, आप क्या क्या रिसर्च कर सकते हो। और लास्ट में हम बताएंगे रेफरेंस कि हमने कहाँ से मटेरियल इकट्ठा करके आप लोगों के लिए लेक्चर तैयार किया है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कैस्टर डिसीज। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कैस्टर एक ऑयल सीड क्रॉप है और इंडिया में ऑयल सीड का बहुत कमी है। बहुत ज्यादा ऑयल बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, तो इसलिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा जोर दे रही है कि फार्मर ऑयल सीड क्रॉप उगाएं। तो इसमें से कैस्टर एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है और इसका यील्ड बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें जो कैस्टर का में बहुत सारा रोग लगता है। ये रोग या तो बैक्टीरिया के द्वारा लगता है, या वायरस के द्वारा लगता है, या निमेटोड के द्वारा, या फंगस के द्वारा लगता है। कभी कभी सम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के द्वारा भी कैस्टर में रोग लगते हैं। तो आज के लेक्चर में हम 4 डिसीज पढ़ेंगे, जिसमें कि जो बिल्ट होता है, फाइटोप्थोरा ब्लाइट, और जो ग्रे मोल्ड है, ये तीनों फंगस के द्वारा लगते हैं। और लास्ट डिसीज है बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा लगता है। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टुडे लेक्चर, आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव टू स्टडी द वेरियस डिसीजेज ऑफ कैस्टर, कैस्टर में जो डिसीज लगती है उसके बारे में अध्ययन करना। मेनली आज हम कैस्टर का 4 डिसीज पढ़ेंगे। इसके बाद आता है डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैथोजन, जो कैस्टर में जो डिसीज लगती है कौन से रोग कारक के द्वारा होती है। तो रोग कारक को हम कैसे फील्ड में पहचानेंगे, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे उसको लैब में लाके कि हाँ इस रोग कारक के द्वारा ये डिसीज हो रही है, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद टू स्टडी द डिसीज साइकिल, तो डिसीज साइकिल में हम जो पैथोजन का जो प्राइमरी इनोकुलम होता है, सेकेंडरी इनोकुलम कैसे फैलता है, और पूरा पैथोजन कैसे अपना लाइफ साइकिल होस्ट में कंप्लीट करता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और लास्ट में हम बताएंगे कि आज के लेक्चर में कि इन सब डिसीजेस का हम कंट्रोल कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, रोकथाम कैसे करेंगे। तो इसके बाद है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो कैस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है, तो इसमें बहुत ज्यादा रोग लगता है। इसमें कैस्टर में रोग लगने से 15 से 25% क्रॉप का नुकसान होता है, जो रोग की वजह से होता है। ये रोग को यदि हम रोकथाम कर लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं, तो फार्मर का यील्ड बढ़ता है। क्योंकि फार्मर का यील्ड बढ़ेगा तो उसको बेचने के लिए ज्यादा ग्रेन मिलेगा, और ज्यादा ग्रेन मिलेगा तो उसको बेच के ज्यादा इनकम पाएगा। ज्यादा इनकम पाने की वजह से फार्मर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ज्यादा बढ़ेगा, तो ओवरऑल डेवलपमेंट फार्मर का होगा। तो पहला डिसीज आता है बिल्ट डिसीज, जो कि फंगस के द्वारा होता है। फंगस का नाम है फ्यूजेरिया मार्क्सिस्पोरम फार्मास्पीसीज रिसिनी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कैस्टर का साइंटिफिक नेम है रिसिनिस कम्युनिस, तो इसीलिए लास्ट में फार्मास्पीसीज इस पे पैथोजन के रिसिनी लगा है, क्योंकि फ्यूजेरिया मार्क्सिस्पोरम कैस्टर में रोग उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज है, इससे लगभग कैस्टर की क्रॉप का 15 से 20% क्रॉप का नुकसान होता है। और जहां पे कैस्टर की खेती की जाती है वहां पे रोग जरूर लगता है। मोस्टली जो ट्रॉपिकल एरिया होता है, जहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां पे रोग लगने की संभावना ज्यादा होती है। इसमें जो लक्षण आता है, तो इसके सिम्टम में डिसीज जो होती है वो पैचेज में आती है, छोटे छोटे टुकड़ों में आती है कैस्टर के फील्ड में। और जो प्लांट हर जो पौधे का जो ग्रोथ स्टेज होता है, तो हर ग्रोथ स्टेज में पौधा पे बिल्ट डिसीज लगता है।
जब ये सीडलिंग में अटैक करता है तो जो यंग जो कोटिलेडॉन जमीन के बाहर ये सीड इमरजेंस के टाइम पे निकलता है, उसमें भी डल ग्रीन कलर के सिम्टम आते हैं लीफ में, और सीडलिंग बहुत जल्दी मर जाता है, और शुरू से ही वो यदि डिसीज लग जाती है तो पौधा कमजोर हो जाता है। यहाँ तक कि हम पत्ती में नेक्रोसिस भी देख सकते हैं, जो कि मार्जिन से शुरू होती है और उस पे इंटरवीनल क्लोरोसिस हो जाती है और बाद में पूरी पूरी पत्ती को कवर कर लेती है। यहाँ तक कि जो लोअर लीफ जो होती हैं वो नीचे झुक जाती हैं और मेच्योरिटी से पहले ही वो नीचे गिर जाती हैं। उसके बाद पौधा पूरा पूरा सूख जाता है। तो नॉर्मली जो बिल्डे जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम होता है, वेस्कुलर जो बंडल होते हैं प्लांट के, उनमें इन्फेक्ट करता है, जिससे वाटर का ट्रांसलोकेशन रुक जाता है। चूंकि वाटर का ट्रांसलोकेशन रुक जाता है, इसकी वजह से जो ऊपर के भाग को पानी नहीं मिल पाता, उस पर बिल्टिंग कंडीशन आ जाती है। इसके अलावा जब हम स्टेम जो होता है उसको हम ओपन करते हैं, उस पर हम जो वेस्कुलर बंडल होता है उसमें ब्राउन डिस्कलरेशन उसमें और फंगस का व्हाइट कॉलोनी देखते हैं, और उस पे पिथ रीजन में देखते हैं। और जो ये फंगस होता है सीड वन होता है, सीड में लंबे समय तक सरवाइव करता है। यदि हम इन्फेक्टेड सीड को फील्ड में बोते हैं तो इससे वो पौधा जो उगता है वो पहले से ही इन्फेक्टेड होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका पैथोजन का कैरेक्टर क्या होता है। तो जो पैथोजन है ये मैक्रोकोनिडिया, माइक्रोकोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर प्रोड्यूस करता है। मैक्रोकोनिडिया जो होते हैं वो फैल्केट शेप के होते हैं, हाइलिन होते हैं और 5 से 9 सेल वाले होते हैं। और जो माइक्रोकोनिडिया होता है वो हाइलिन होता है, थिन वाल्ड होता है, यूनिसेलर ओवाइड शेप का रहता है। इसके अलावा क्लेमाइडोस्पोर बनाते हैं, जो कि जिनका जो वाल होता है वो डार्क होता है और रेस्टिंग स्पोर होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका डिसीज साइकिल कैसे चलते हैं। तो इसके डिसीज साइकिल के लिए जो फंगस होता है वो सॉइल में लंबे समय तक इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस में सरवाइव करता है। चूंकि ये सीड बर्न डिसीज है तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन सीड बर्न या इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस होते हैं। ये इन्फेक्टेड सीड के द्वारा या क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा सॉइल में लंबे समय तक सरवाइव करते हैं। इसका जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वो कोनिडिया के द्वारा होता है, और जो कोनिडिया होते हैं एयरबर्न होते हैं। ये या तो रेन स्प्लेश या इरिगेशन वाटर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं और नई क्रॉप को इन्फेक्ट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे कर लेते हैं। तो इसके मैनेजमेंट के लिए हमको जो सीड सेलेक्ट करना चाहिए वो डिसीज फ्री होना चाहिए। इसके अलावा जो अफेक्टेड प्लांट होते हैं और इन्फेक्टेड प्लांट क्रॉप डेब्रिस होते हैं उसको रूट आउट करके उसको बर्न कर देना चाहिए। इसके बाद 2-3 साल में क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए नॉन होस्ट प्लांट से, जैसे कि पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट या अदर सीलियर के द्वारा। इंटरक्रॉपिंग रेड ग्राम के साथ करेंगे तो ये डिसीज लगने की संभावना कम होगी। इसके अलावा हम ट्राइकोडर्मा ब्रीडी एट द रेट ऑफ 4 ग्राम पर केजी या थायरम एट द रेट ऑफ 3 ग्राम पर केजी इसे या कार्बेंडाजिम एट द रेट ऑफ 2 ग्राम पर केजी से हम सीड ट्रीटमेंट देते हैं, उससे भी डिसीज कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा हम ट्राइकोडर्मा ब्रीडी का फार्मुलेशन तैयार करके हम उसको FIN के साथ फील्ड पे बोते हैं तो उससे भी डिसीज कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा जो रेजिस्टेंट कल्टीवार होते हैं जैसे कि ज्योति हो गया, ज्वाला, हाइब्रिड वैरायटी सच एज DCH 32, DCH 177, DCH 519 और DCH 4 ए रेजिस्टेंट वैरायटी। यदि हम इन वैरायटी को उगाते हैं तो उस पे इस क्रॉप में बिल्ट डिसीज नहीं लगता है। इसके बाद दूसरे डिसीज आता है फाइटोप्थोरा ब्लाइट। जो फाइटोप्थोरा ब्लाइट होता है वो फाइटोप्थोरा पैरासिटिका के द्वारा होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज है। इस डिसीज को पहली बार 1909 में पूसा में रिपोर्ट किया गया था। पहली बार 1909 में पूसा में रिपोर्ट किया गया था और जो एवरेज लॉस होता है लगभग 10% क्रॉप का जो लॉस होता है वो फाइटोप्थोरा ब्लाइट के द्वारा होता है। इसके लक्षण में आता है कि इसके लक्षण सिम्टम में डिसीज अपीयर एज ए सर्कुलर। जो डिसीज होते हैं उसमें सर्कुलर डल ग्रीन पैचेज बनते हैं लीफ में और कोटिलेडॉन में। जो कोटिलेडॉन जो पहला पत्ती निकलता है सीड इमर्जेंस के टाइम पे तो उसमें डल ग्रीन कलर के या फिर सर्कुलर पैचेज बनते हैं और बाद में ये स्प्रेड होके पूरे पत्ती में फैल जाते हैं, उस पर रोटिंग आ जाती है, वो सड़ने लग जाती है। जब ह्यूमिड कंडीशन आ जाती है तो ये इन्फेक्शन ज्यादा फैलता है, यहाँ तक कि स्टेम और
पूरे पौधे में फैल जाता है और पौधा सीडलिंग के टाइम पे ही मर जाता है, उसका ग्रोइंग टिप भी डैमेज हो जाता है, जिससे कि पौधा स्टंट हो जाता है। और इसका जो इन्फेक्शन होता है इनिशियली यंग लीफ में आता है और वो पेटियोल और स्टेम में बाद में फैल जाता है और उसमें ब्लैक डिस्कलरेशन आ जाता है और सीवियर डिफोलिएशन होता है, पत्तियां नीचे गिर जाती हैं सारी की सारी। यदि इन्फेक्शन ओल्डर लिप में आता है तो इस पार्ट जो होता है वो राउंड से इरेगुलर शेप का होता है और उसमें अल्टरनेट येलो और ब्राउन कलर के कॉन्सेंट्रिक जोन बनते हैं और उसमें येलो हेलो बन जाता है लीफ की पत्ती के अपर सरफेस पे। जो अफेक्टेड लीफ होती है वो ब्लाइटेड सिम्टम आ जाते हैं और मैच्योरिटी से पहले ही पौधे से नीचे गिर जाती हैं। मोस्ट कंडीशन में व्हाइट फंगस ग्रोथ आप लोग बड़ी आसानी से पौधे पे देख सकते हैं। इसके बाद आता है पैथोजन का कैरेक्टर क्या होता है। तो पैथोजन जो होता है फंगस नॉन सेप्टेट होता है, हाइलिन माइसिलियम प्रोड्यूस करता है। जो स्पोरेंजियोफोर होते हैं वो स्टोमेटा के लोबर सरफेस से इमर्ज होते हैं, या तो सिंगल होते हैं या ग्रुप में होते हैं, ये अनब्रांच होते हैं और ये सिंगल सेल वाले होते हैं, हाइलिन होते हैं, राउंड से ओवल शेप के होते हैं। और जो स्पोरेंजिया होता है वो जर्मिनेट होकर जूस्पोर बनाता है और जो स्पोर से ही ऊस्पोर और क्लेमाइडोस्पोर बनते हैं जो कि एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका डिसीज साइकिल कैसे चलता है। तो डिसीज साइकिल के लिए पैथोजन जो है ये सॉइल बर्न होता है और जो पैथोजन होता है वो रेजिस्टेंट डार्मेंट माइसिलियम के रूप में डार्मेंट स्टेज के रूप में क्लेमाइडोस्पोर और के द्वारा होता है और जो स्पोर होता है वो रेन वाटर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होते हैं। इसके फेवरेबल कंडीशन के लिए यदि कंटिन्यूअस हेवी रेनफॉल होती है और लो टेम्परेचर होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और इल ड्रेन्ड सॉइल होती है, मतलब सॉइल में ड्रेनेज नहीं होता है अच्छे से, तो उस टाइम पे एडीसी लगने की संभावना ज्यादा होती है। फिर हम देखते हैं कि इस डिसीज को मैनेज कैसे करते हैं। तो इस डिसीज को मैनेज करने के लिए हम मेटालेक्जिल @ 3 ग्राम पर केजी से या फिर ट्राइकोडर्मा विरिडी @ 4 ग्राम पर केजी से यदि हम सीड ट्रीटमेंट देते हैं तो इससे डिसीज कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा हम लो लाइंग और इल ड्रेन्ड से फील्ड में हम कैस्टर की सोइंग करने से बचेंगे, यदि वहां पे नहीं करेंगे तब भी डिसीज नहीं लगेगी। इसके अलावा हम जो इन्फेक्टेड प्लांट रेसिड्यू होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर सॉइल ड्रेंचिंग हम मेटालेक्जिल @ 0.2% या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड @ 0.3% से हम करते हैं सॉइल ड्रेंचिंग, तो उससे भी डिसीज कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा हम यदि जरूरत पड़ती है तो हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड @ 0.3% का हम स्प्रे कर देते हैं, तो तब भी ये डिसीज कंट्रोल हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट डिसीज आता है ग्रे मोल्ड, जिसको कि हम ग्रे रॉट और ब्लॉसम ब्लाइट भी कहते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है जो कि फंगस के द्वारा होती है। बोट्राइटिस रिसिनी जिसका सेक्सुअल स्टेज होता है, स्क्लेरोटिनिया रिसिनी। तो स्क्लेरोटिनिया जो जीनस होता है फंगस का वो लगभग 180 से 190 क्रॉप में डिसीज उत्पन्न करता है। तो मोस्ट मतलब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा फंगस है जीनस है जो सबसे ज्यादा मात्रा में या सबसे ज्यादा पौधों को रोग उत्पन्न करता है, तो स्क्लेरोटियम का नाम आता है। ठीक है, इसको तो जो ग्रे मोल्ड होता है या ब्लॉसम ब्लाइट होता है वो बोट्राइटिस रिसिनी के द्वारा होता है। इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट में जो डिसीज आती है वो मेनली जहाँ पे रेन ज्यादा होती है क्रॉपिंग पीरियड के टाइम पे, उस टाइम पे या फिर जब कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे यदि रेन हो जाती है उस टाइम पे ये डिसीज ज्यादा लगती है। और यदि वेट वेदर ज्यादा होता है, मतलब लंबे समय तक पानी गिरता है, तो उस टाइम पे डिसीज लगने की संभावना ज्यादा होती है और बहुत अधिक मात्रा में पौधों को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद सिम्टम में आता है, तो इसका जो सिम्टम रहता है तो सिम्टम मेनली हम लीफ में, स्टेम में, फ्लावर में और कैप्सूल में देख सकते हैं। यहाँ तक कि जो स्पाइक होता है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इनिशियली शुरुआत में वाटर सॉफ्ट लेसन आता है और वो मेल फ्लावर में की बेस जहाँ पे स्पाइक होती है वहां पे वाटर सॉफ्ट लेसन आता है। यदि मेल फ्लावर ही इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता और बहुत कम सीड बनते हैं। और इन फ्लावर में ग्रे कलर के, आइस कलर के फंगस ग्रोथ दिखती है। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को इस डायग्राम में दिख रहा होगा
इसमें ग्रे कलर का पूरा पूरा ग्रोथ दिख रहा है, जो यदि मेल फ्लावर है या फ्लावरिंग के टाइम पे रेसिन कैस्टर की पौधे पे शुरू में एक कम में रहता है, बाद में जब सीवियर इन्फेक्शन होता है तो पूरे पूरे स्पाइक को कवर कर लेता है। उसके बाद उसमें कटनी व्हाइट ग्रोथ दिखती है और उसमें ग्रे कलर का स्पोरुलेशन हो जाता है और पूरे पूरा कैप्सूल जो होता है वो उसमें रोटिंग आ जाती है। यहाँ पे आप लोगों को देख रहा हूँ तो पूरा पूरा जो कैप्सूल है उस पर रोटिंग आ गई है। ठीक है, तो ये टिपिकल सिम्टम है ग्रे मोल्ड या ब्लॉसम ब्लाइट डिसीज का। इसके बाद इसका जो पैथोजन का कैरेक्टर होता है तो इसका जो कोनिडियोफोर होता है वो लॉन्ग होता है, सिलेंडर और ब्रांच और सेप्टेट होता है, एपिकल सेल बड़ी हो जाती हैं और उसमें कोनिडिया बनते हैं जो कि 60 स्टेरिगमाटा में लगते हैं। तो कभी कभी जो इंटायर स्ट्रक्चर होता है वो ग्रेप के जैसा दिखता है, ग्रेप के बंच के जैसा दिखता है। कोनिडिया हाइलिन होते हैं, इस कलर के होते हैं ग्रे, और एक्सेल वाले होते हैं ग्लोबोस टू वाइड होते हैं। ठीक है, अंडाकार होते हैं कोनिडिया। इसके बाद आता है इसका डिसीज साइकिल कैसे चलता है। तो इसके डिसीज साइकिल के लिए जो फंगस होता है वो स्क्लूटिया के रूप में इन्फेक्टेड सीड में या इन्फेक्टेड क्रॉप डेब्रिस जो होते हैं उस पर लंबे समय तक सर्वाइव करता है। जैसे ही नया कैस्टर का क्रॉप आता है तो उसको इन्फेक्ट कर देता है। इसकी फेवरेबल कंडीशन के लिए जो नाइट टेम्परेचर होता है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। उसके बाद यदि हल्की बारिश हो जाती है तो उस टाइम पे डिसीज लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसके मैनेजमेंट के लिए हम जो सोइंग टाइम को हम एडजस्ट कर लेते हैं और हम ऐसे टाइम पे सोइंग करते हैं कि जब इसका क्रॉप मैच्योरिटी के टाइम पे आए तो उस समय ड्राई सीजन रहे, और हमें प्रॉपर स्पेसिंग अपनाते हैं। तो स्पेसिंग के लिए हम 90 × 30 सेंटीमीटर यदि हम स्पेसिंग अपनाते हैं तो ग्रे मोल्ड डिसीज लगने की संभावना कम होती है। इसके अलावा जो इन्फेक्टेड स्पाइक होते हैं उनको हम रिमूव कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। रेजिस्टेंट वैरायटी जैसे कि ज्वाला हो गई उसको हम यदि लगाते हैं तो उसमें भी डिसीज नहीं लगती है। इसके अलावा हम कार्बेंडाजिम @ 3 ग्राम पर kg से हम सीड ट्रीटमेंट देते हैं, तब भी डिसीज कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा हम कार्बेंडाजिम या थायोफोनेट मिथाइल @ 0.1% हम स्प्रे कर लेते हैं तो इससे डिसीज कंट्रोल हो जाती है। इसके बाद लास्ट डिसीज है आज के लेक्चर की बैक्टीरियल लीफ स्पॉट। जो बैक्टीरियल लीफ स्पॉट होता है वो जेंथोमोनास कम्पेस्ट्रिस पैथोबरिसनी के द्वारा होता है। जो जेंथोमोनास होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, रॉड शेप होता है, एरोबिक होता है और ये इसमें सिंगल पोलर फ्लैजिला होता है, मोनोट्रोकस होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज है कैस्टर में। इससे लगभग 10 से 15% जो कैस्टर की क्रॉप का नुकसान होता है वो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के द्वारा होता है। और लगभग जहां जहां पे कैस्टर की खेती की जाती है इंडिया में तो हर जगह पे डिसीज लगती है। मोस्टली मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जहाँ पे कैस्टर की खेती की जाती है तो वहां पे डिसीज लगती है। इसके सिम्टम में मेनली जो सिम्टम आता है जो एबव ग्राउंड पार्ट होता है उस टाइम उसमें बैक्टीरिया ज्यादा अटैक करता है। तो जो कोटलेडॉन और लीव्स होते हैं उसमें वाटर सॉफ्ट एंगुलर स्पॉट बन जाते हैं, जो कि जो लीफ में जो सिम्टम आता है मोस्टली हम जो टिप में पहले दिखता है सिम्टम, उसके बाद पूरी पत्ती को कवर कर लेता है। उसमें डार्क ब्राउन या जैसे जेट ब्लैक कलर के सिम्टम आते हैं, स्पॉट आते हैं। जो डिसीज लीफ होती है उसमें ब्लाइटेड हो जाती है और पत्ती से उसका डिफोलिएशन हो जाता है, प्लांट डिफोलिएटेड हो जाता है। उसमें जहां पे पत्ती में इन्फेक्शन आता है वहां पे आप बैक्टीरिया एक्जुडेट बड़ी आसानी से देख सकते हैं, तो उससे आप पहचान सकते हैं कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। इसके बाद हम देखते हैं कि हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो पहले इसके हम पैथोजन का कैरेक्टर देखते हैं। तो पैथोजन के कैरेक्टर के लिए हमने पहले ही बता दिया, जेंथोमोनास जो होता है ग्राम नेगेटिव होता है, एरोबिक होता है, रॉड शेप होता है और उसमें सिंगल पोलर फ्लैजिला पाया जाता है। और इसके डिसीज साइकिल के लिए पैथोजन इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस में लंबे समय तक सर्वाइव करता है। जैसे ही नया कैस्टर प्लांट आता है उसको इन्फेक्ट कर लेता है, इससे इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है। इसके मैनेजमेंट के लिए हम जो इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस होता है उसको हम रिमूव कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, या फिर हम सीड को हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट देते हैं 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट के लिए। तो उससे भी जो इन्फेक्टेड सीड होते हैं वो कंट्रोल
वो ट्रीट हो जाते हैं, और यदि हम ऐसे ट्रीटेड सीड की सोइंग करते हैं तो उससे डिसीज कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा हम स्ट्रिप्टोसाइक्लिन एट द रेट ऑफ 500 ppm और पोसामाइसिन एट द रेट ऑफ 0.25% है, हम उसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एट द रेट ऑफ 0.3% के साथ कॉम्बिनेशन में हम उसको फील्ड पे छिड़कते हैं, तो उससे भी बैक्टीरियल लीफ स्पॉट जो डिसीज होता है वो कंट्रोल हो जाता है। तो आज हमने चार डिसीज पढ़ी। बिल्ट पढ़ा हमने, बिल्ट, फाइटोप्थोरा ब्लाइट, ग्रे मोल्ड और बैक्टीरियल लीफ स्पॉट पढ़ा। तो हम चारों डिसीज पढ़ लिया। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ लेना। इसके बाद हम आप लोगों को एक्सरसाइज देंगे। तो आप कैस्टर के फील्ड पे जाइए जहाँ पे कैस्टर लगा हुआ है, और वहाँ पे आप लोगों के सैंपल कलेक्ट करिए, हेर्बेरियम फाइल बनाइए। इसके अलावा आप जो कैस्टर का जो इन्फेक्टेड सैंपल होगा उसको लैब में लाके उसका स्टेनिंग करिए, स्लाइड प्रिपरेशन करिए और पैथोजन को आइसोलेट करिए। इसके अलावा आपको ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम के आधार पर आपको डिसीज को पहचानना आना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि आज के लेक्चर का लर्निंग आउटकम क्या है। तो आज के लेक्चर के लर्निंग आउटकम के लिए हमने जो कैस्टर का 4 डिसीज पढ़ा, पहला हमने बिल्ट पढ़ा, दूसरा हमने फाइटोप्थोरा ब्लाइट पढ़ा, तीसरा हमने ग्रे मोल्ड पढ़ा, चौथा बैक्टीरियल लीफ स्पॉट पढ़ा है। तो इसका हमने सारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट क्या है, कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, इसके सिम्टम क्या क्या रहते हैं, ऐसे सिम्टम के आधार पर अलग अलग पैथोजन को आइडेंटिफाई करोगे, डिसीज को आइडेंटिफाई करोगे। इसके अलावा पैथोजन का कैरेक्टर, फिर डिसीज साइकिल, और हम लास्ट में मैनेज कैसे करेंगे हर डिसीज को, तो हमने पूरा बता दिया। हमने ये भी बताया कि हम सिम्टम के आधार पर आप कैसे डिसीज को पहचानोगे। इसके बाद आता है रिसर्च की स्कोप। आज के लेक्चर के रिसर्च की स्कोप क्या है, तो टू डेवलप इको फ्रेंडली मैनेजमेंट ऑफ डिसीजेज। तो आपको इको फ्रेंडली मैनेजमेंट के लिए आपको ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास का बेस्ट स्ट्रेन खोजना है जो पैथोजन को कंट्रोल कर सके। तो जो ट्राइकोडर्मा होगा वो बैक्टीरियल फंगल पैथोजन को कंट्रोल करेगा, और जो स्यूडोमोनास का बेस्ट स्ट्रेन होगा वो बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करेगा। इसके अलावा जो पैथोजन है उनका आप लोग आइसोलेट करिए, और कौन सा मोस्ट वायरुलेंट आइसोलेट है उसको आइडेंटिफाई करिए, ये रिसर्च स्कोप है। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ पॉइजन फूड टेक्निक आपको बेस्ट बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट खोजना है कि कौन सा बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट पैथोजन को कंट्रोल कर रहा है, बेस्ट कंट्रोल कर रहा है, उसको आपको फार्मर को रिकमेंड करना पड़ेगा। इसके बाद रेफरेंस है जहाँ से हमने आज का लेक्चर बनाया है, तो इसको यहाँ से आप लोग फर्दर स्टडी भी कर सकते हैं, ज्यादा स्टडी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज के लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आज के लेक्चर में आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी जाती है, कोई भी डाउट आता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।